नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी। 5 के प्रहार में आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि उपचुनाव की तारीख नजदीक है और नेता जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हैं। 7 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन क्षेत्रीय दल, निर्दलीय और बागियों ने भी ताल ठोककर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। लेकिन जीत के लिए कई फैक्टर जो कमाल कर सकते हैं, इनमें सहानुभूति, परिवारवाद और जातिगत समीकरण ये काफी अहम रहने वाले हैं। लेकिन किस सीट पर आखिर कौन कितना मजबूत और कौन जीतने जा रहा है, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये छोटी सी। उपचुनाव के दंगल में किसकी होगी जीत? बागी बिगाड़ेंगे खेल, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा पेंच। परिवारवाद और सहानुभूति जैसे मुद्दे हावी। जातिगत समीकरण से तय होगी जीत या हार की बाजी। उपचुनाव की बारी, किसका पलड़ा भारी? तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं भरत मेघवाल, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत करेंगे। आखिरकार अब वो घड़ी नजदीक है जब जनता इन 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के मतदान करने के करीब पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले आज के ताजा हालात देखें धरातल पर। आपको क्या लगता है, क्या सहानुभूति, परिवारवाद या कुछ और फैक्टर यहां पर धरातल पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल आपने कहा कि 11 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और आज 7 तारीख हो चुकी है। लगभग 3 दिन का भी चुनाव प्रचार और बचा है। 13 तारीख को वोटिंग पड़ जाएगी। लेकिन जिस तरह की स्थितियां चुनाव शुरू होने से पहले मुझे ग्राउंड पर नजर आ रही थी, उस तरह की स्थितियां अब कम से कम इलेक्शन कैंपेन लगभग जब अब पीक पर पहुंच गए, उस तरह की स्थितियां नहीं है। आपकी जो पंच लाइन है वो बहुत परफेक्ट बैठती है। परिवारवाद, सहानुभूति लहर और जातिवाद के चलते जो समीकरण हमको अब से 1 हफ्ते पहले बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे थे, अब उनका सीन काफी कुछ चेंज हो गया है। कई जगह इन बागियों की वजह से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने बागियों को काफी हद तक मनाने में सफल रही हैं, लेकिन 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां बागी केवल चुनावी माहौल को बदल नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि शायद वो पहले और दूसरे नंबर के खेल तक पहुंच गए हैं। तो बागियों ने निश्चित तौर पर इस चुनाव को बदलने की कोशिश की है। परिवारवाद की जो बात है, तो शायद एक तरफ परिवारवाद का जो फायदा हमको भारतीय राजनीति में देखने के लिए मिलता था, क्या उस तरह का परिवारवाद का फायदा इस बार राजस्थान की, जैसे कि 2 सीटों पर परिवारवाद के नाम पर टिकट दिए गए हैं, तो एक पर भारतीय जनता पार्टी ने और एक पर कांग्रेस ने, तो क्या परिवारवाद का फायदा मिलेगा? इसमें मुझे लगता है कि अब शायद हमको उसके लिए चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अभी भी, हालांकि 3 दिन और बाकी हैं, समीकरण और काफी कुछ बदलेंगे, लेकिन चुनाव अब से हफ्ते पहले जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में थी इन 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर के, उस तरह की नहीं है। सीटों के हिसाब से अगर आप पर्टिकुलरली बात करें, तो इन 7 सीटों में से जहां हमको लग रहा था कि कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 1 सीट थी और 2 सीटें हनुमान बेनीवाल के पास और एक आपके पास थी, तो लगता है कि इस बार समीकरणों में एक बड़ी उलटफेर अब कम से कम देखने के लिए मुझे लग रही है। हालांकि अभी 3 दिन के अंदर परिस्थितियों में और परिवर्तन आएगा। भरत मेघवाल जी, क्या जीत का सहारा से परिवारवाद है, जातिवाद है या कुछ और है? नहीं, देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता है जो बहुत ही ज़्यादा समझदार है
और ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव होगा इस 10 महीने के सरकार के लेखे जोखे पर। आपको ज्ञात होगा कि सरकार के गठन के बाद 2 उपचुनाव हुए और 2 उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा में देखा पिछले 10 साल में पहली बार 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी। सबसे बड़ी बात हेमंत जी ये होता है कि जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। जो जिम्मेदारी सरकार को दी थी इस जनता ने, उस जिम्मेदारी से बिल्कुल ये विफल हो गई है। मैं कल ही एक सभा का भाषण सुन रहा था, जवाहर सिंह बेडम जी ये कहते हैं कि हमारी 115 विधायकों की सरकार है, 1-2 सीट आने से कोई हमारी सरकार नहीं गिर जाएगी। तो ये एक कानून मंत्री की मंशा बताती है कि जनता अगर उनको आईना दिखाना चाहती है तो वो आईना भी देखने को तत्पर नहीं है। आप ये देखिए कि रबी की फसल का टाइम आ गया है, डीएपी नहीं है और उन क्षेत्रों में डीएपी का एक कट्टा भी नहीं पहुंचा है जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर यह चुनाव होगा। कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन आपको ज्ञात हो कि धौलपुर के अंदर 8 किलोमीटर तक जो खनन माफिया थे उन्होंने पुलिस को दौड़ाया है और फायरिंग करके आरोपियों को छुड़ा लिया। आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने जब स्वास्थ्य के ऊपर बात की, आरजीएचएस स्कीम का इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि आज जो निजी अस्पताल में अगर कोई पेंशन वाला व्यक्ति जा रहा है तो वहां पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, पूर्वी राजस्थान की बात ये बार बार करते थे, ईआरसीपी के नाम पर बड़े बड़े बखान करते हैं। मैं अपूर्वा जी से भी ये पूछना चाहूंगा, क्या आपने एमओयू देखा? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है, बताइएगा एमओयू में क्या लिखा हुआ है। आज तक उस एमओयू को सार्वजनिक नहीं कर पाए। दौसा के अंदर इन्होंने इनके जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र में कहा कि महाराणा सांगा की वहां पर मूर्ति स्थापित की जाएगी। आज तक मूर्ति स्थापित नहीं की गई, जहां से तो सरकार चलती है दौसा से। बाजरे के एमएसपी की इन्होंने बात की, बाजरे के एमएसपी आज तक ही नहीं दे पाए। गेहूं के एमएसपी की ये बात की इन्होंने, गेहूं के एमएसपी ये पूरी नहीं दे पाए। किसान सम्मान निधि 12,000 की इन्होंने घोषणा पत्र में बात की, 12,000 घोषणा पत्र वाले की बात नहीं कर पाए। तो किन मुद्दों के आधार पर ये जनता के बीच में जाएंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप और अनगढ़ंत बयानबाजी करके ही ये चुनाव जीतेंगे? मुझे लगता है हेमंत जी कि जनता बहुत ज्यादा समझदार है। देवली उनियारा में मैं खुद गया एआईसीसी महासचिव प्रभारी के साथ, और मैंने वहां दीजिए जी। लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि जैसे कि ये जो उपचुनाव है, क्या सरकार के अभी तक के कामकाज पर मुहर का चुनाव है, या एक भी सीट अगर लूज होती है 7 सीटों में से तो वो आपको लगता है कि कहीं कामकाज की नाराजगी को लेकर के, या कांग्रेस जिस तरह से मुद्दा बना रही है सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का? हेमंत जी देखिए, वैसे अलबत्ता जो 7 सीटों के ऊपर एनालिसिस चल रहा है उसमें 7 में 7 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। मगर फिर भी ये सोचने का विषय कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर आप पहले देखेंगे तो इन 7 सीटों में से केवल 1 सीट थी। तो हम तो जो भी गेन करते हैं वो हमारे लिए तो सरप्लस है, और हम 7 की 7 सीटें गेन कर रहे हैं, यह हमारा विश्वास है। मगर कांग्रेस के पास में 4 सीटें थी, और आज मैं यहाँ पे देवली उनियारा के अंदर भी जो आज आप देखिए नरेश मीणा जी का निष्कासन इन्होंने किया है, उसके बाद में स्थिति यह है कि 4 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे स्पष्ट रूप से कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाकर के खड़ी हो रही है। 84 में नहीं थी, खीवसर में नहीं थी, सलूमर में नहीं थी, और आज देवली उनियारा में भी ये तीसरे नंबर पर जा चुकी है। ये स्पष्ट हो चुका है, और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं इसमें दौसा को भी काउंट करूं। आप मान चुके हैं अपूर्वा जी कि आपका मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, यहाँ पर नरेश मीणा से है। नरेश मीणा जी से हमारा मुकाबला नहीं है, नरेश मीणा जी कांग्रेस से मुकाबला कर रहे हैं। हमारा तो जनता जो है, देखिए दूसरे आज आपका जो कैप्शन है उसमें आपने जातिवाद बहुत अच्छा इसमें शब्द यूज किया, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस चीज को मानते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 ही जातियां हैं जिसके अंदर गरीब, युवा, किसान और महिला स्टैंड करते हैं। हमारे लिए सारी जो जातियां हैं वो इन 4 जातियों के अंदर समाहित होती हैं। और पिछले 10 महीने के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो इन 4 जातियों के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, हम उन कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता राजस्थान की, मैं कहती हूँ जो जनता होती है वैसे ही बहुत समझदार होती है, और राजस्थान की जनता भी बहुत समझदार है। उनको पता है कि अगर विधायक हमारे बीच का होगा, हमारी पार्टी का होगा, तो सरकार के अंदर सीधा प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे विधायक का होगा, तो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं आ सकती हैं। हमारी कोई भी परेशानी होती है तो उसकी सुनवाई बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। मगर कांग्रेस का धर्म क्या बनता है? कांग्रेस आज विपक्ष में है, मगर वो आज भी जाकर के वही मायाजाल फैला रही है, वही मिथ्य फैला रही है जो उन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस में फैलाया था। अभी जो मेरे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हैं, भरत जी, उन्होंने कई तरीके की बातें यहाँ पे कही कि साहब आपने ये किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मगर भरत जी 2-3 मामलों पे बिल्कुल चुप रह गए। भरत जी उस मामले पे चुप रह गए जहां पर दूसरा महीना बीतता नहीं था और कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता था।
कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। हेमंत जी, आज अगर आप निकलेंगे तो आप देखेंगे कि हम राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी भी है। यहाँ पे हर दूसरे से तीसरा घर का जो बच्चा है वो किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। 17 पेपर लीक हो गए, माना पेपर और भी राज्यों में लीक होते हैं, मगर पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि जो पेपर लीक हुए उसके तार जाकर के सरकार से जुड़े। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने जिन लोगों को चयनित करके बोर्ड में बैठाया था या आरपीएससी में बैठाया था, उन लोगों की धांधली इसमें निकली। कल का न्यूज़पेपर उठा करके देखिए, एक मेंबर जाता है और वो आरपीएससी के जो चेयरमैन है उनको कहता है साहब मेरा बेटा एग्जाम देगा, आप देख लेना, पेपर आप पहले ही पकड़ा देते हैं, इंटरव्यू आप बाद में सेटल कर लेते हैं। कहाँ जाएगा यहाँ का युवा हमारे लिए एक जाति है, उस जाति के लिए हमने ये काम किया। पेपर में तो ये भी छपा है कि आप बताइए, उस परीक्षा का जिक्र आप करें, पेपर में तो ये भी छपा है कि 1 महीने पहले वो पेपर घर पे ले जाते हैं, पेपर ही नहीं उसकी मॉडल की घर पे ले जाते हैं, और आपने मान लिया कि वो पेपर पूरी तरह से लीक है। आपने ये भी मान लिया कि उस वक्त के आरपीएससी के चेयरमैन तत्कालीन उनमें जिनके खिलाफ चार्जशीट में उनका नाम है, आप तो 1 साल में उनसे पूछताछ तक नहीं कर पाए हैं। तो सवाल तो सीधा आप पर भी उठता है ना अपूर्वा जी, हेमंत जी, आपको जनता ने पावर दिया, आपको जनता ने बहुमत दिया, पहली बार मुझे ऐसा लगता है, पहली बार नहीं हेमंत जी लेट मी स्पीक, सुनिए इस बात को। पहली बार ऐसा हुआ है, ये लोग कहते रह गए एसआईटी, बट एसआईटी सिट एसआईटी को अगर आप वैसे देखें तो सिटिंग पोजीशन में ही रह गई। अगर आप तत्कालीन चेयरमैन का अपूर्वा जी नाम ले रही हैं तो उनसे पूछताछ तक 1 साल में नहीं हुई है, ये सब जान रहे हैं। हेमंत जी, एक अगर आप पुलिस की कार्यशैली को देखेंगे तो आप पहले एक अपराधी पकड़ते हैं, वो अपराधी आपको 4 अपराधियों के नाम बताता है, आप उन 4 अपराधियों को पकड़ते हैं तो फिर वो 16 अपराधी बताते हैं। कैसे 10 महीने के अंदर 190 जो है आरोपी गिरफ्तार हो गए? और ये पिछली कांग्रेस की सरकार क्यों सो रही थी? आप पुलिस की कार्यप्रणाली पर आ जाइए, तो पुलिस की कार्यप्रणाली तो पुलिस कह चुकी है कि ये पेपर लीक हुआ, इसे कैंसिल कीजिए। आपके पास तो कैबिनेट सब कमेटी ने भी अपना डिसीजन ले लिया, अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी आप फैसला नहीं कर पाए कि उस पर होगा क्या, किसी को नहीं पता। हेमंत जी, आज अगर आप ये कहते हैं ये पेपर कैंसिल हो जाता है, आपको एक से एक कड़ी तो लिंक करनी पड़ेगी ना, आपको कमेटी की अनुशंसा तो लेनी पड़ेगी ना। आप एक से एक कमेटी उसको लिंक कर रहे हैं चैनल को, और लिंक करने के बाद में आप उन लोगों को पकड़ रहे हैं, उनसे बड़े बड़े नाम फिर निकल कर आ रहे हैं, फिर आप एक बड़े आदमी को पकड़ते हैं। आज इस पर डिबेट नहीं, फिर भी मैं जवाब देता हूं। भरत जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुशंसा करती है कि इस पेपर को रद्द किया जाए तो वो पेपर भी रद्द होगा जी। मगर सोचने की बात हेमंत जी ये है कि कांग्रेस आज कौन सा झूठ लेकर के जनता के बीच में जा रही है। हेमंत जी, पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की और सरकार की ये स्थिति हो गई है। अगर आप इनसे पूछेंगे कि इलाज समय पर क्यों नहीं मिल रहा, हमने पेपर लीक वालों को पकड़ लिया। हमें गेहूं समय पर क्यों नहीं मिल रहा, हमने पेपर लीक वालों को पकड़ लिया। महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही, हमने पेपर लीक वालों को पकड़ लिया। नवंबर 2023 का समय जब न्यूज़पेपर के अंदर बड़े-बड़े हेडलाइंस आपने 4 जातियों का नाम लिया। युवा, अरे युवा को आपने कहा था 1 लाख प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, कितनी नौकरी दी आप ये बताइए। यहाँ पर 1 लाख नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, कितनी नौकरी दी? मात्र 12,500 नौकरी दी है आपने। पेपर लीक के नाम पर कब तक जनता को ठगोगे आप? अरे हर एक वर्ग के अंदर काम करना होता है सरकार को। आपसे कोई भी सवाल पूछेगा आप सिर्फ और सिर्फ कहेंगे पेपर लीक। अरे जोधपुर में 6 घंटे नहीं मिल रही, किसानों को 6-6 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली सरकार 6 घंटे प्रॉपर बिजली नहीं दे पा रही, युवाओं को नहीं दे पा रही। जी, ये जनता भी तय कर लेंगे। लिए आशुतोष जी, आपको लगता है कि इस उपचुनाव में ये पेपर लीक का मुद्दा बार बार आता है, क्या ये हावी रहेगा? ये भी रुझान जो है हमारे युवाओं का वो डिसाइड करेगा कि किस तरफ जाएगा उनका वोट, इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर जो मुद्दे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान थे वो मुद्दे इस बार भी हमको ग्राउंड पर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिसाइडिंग वो फैक्टर्स होने वाले हैं अब जिनके नाम पर पिछले साल चुनाव हो चुके हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस बार जो कास्ट इक्वेशंस है ग्राउंड पर वो ज्यादा प्रभावशाली मुझे देखने के लिए मिल रही है। सरकार के कामकाज बनाम सरकार का फेलियर मुझे लग रहा है कि शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि 11 महीने की सरकार की उपलब्धियां अगर कुछ है तो कांग्रेस की भी उन सरकार को घेरने के लिए जिस तरह की रणनीति होनी चाहिए उस तरह की रणनीति देखने के लिए हमको नहीं मिल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार के कामकाज को लेकर के लोगों के अंदर जिस तरह का माहौल पैदा होना चाहिए था, यह भी एक वास्तविकता है कि उस तरह की चीजें नहीं कह रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि 7 में से 6 सीटें ऐसी है जहां पर बिल्कुल शांत उपचुनाव का माहौल है। सिर्फ खींवसर में लग रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर बाकी
चारों तरफ की जो बयानबाजी है उससे लग रहा है कि वहां पर वाकई चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन झुंझुनू में राजेंद्र गुड्डा लगता है सबका खेल बिगाड़ देंगे। रामगढ़ की बात करें तो वहां पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों का सहारा है। क्या समीकरण आप मोटा मोटा देख पा रहे हैं एक एक सीट पर, जरा छोटे छोटे टिप्पणी में? जी देखिए अगर आप 84 की बात करें तो निश्चित तौर पर 80% आदिवासी वाला यह विधानसभा क्षेत्र है, और राजकुमार रौत निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर आदिवासी समाज के एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा में दोनों ही पार्टियां दूसरे नंबर पर कौन आए इसके लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि सलूम्बर की स्थिति में मुझे लग रहा है कि सहानुभूति लहर हमको ज्यादा देखने के लिए, काम करने के लिए मिल रही है, क्योंकि आदिवासियों का यह परसेंटेज मात्र 60% है, और जो 40% जो अदर वोटर्स हैं वो उसका रुझान मुझे लगता है कि शायद सहानुभूति लहर के नाम पर कह लो या दूसरी चीजों के नाम पर कह लो, शायद वहां पर भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है? अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वहां हालांकि बाप पार्टी भी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन मुख्य मुकाबला वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। लेकिन झुंझुनू की जो आपने बात की, निश्चित तौर पर झुंझुनू से राजेंद्र सिंह गुढ़ा जिस समय चुनाव जीत करके आए थे बीएसपी से टिकट पर, उस समय की उस कास्ट इक्वेशंस को एक बार फॉर्मूले को दोबारा से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। दलित और मुस्लिम वर्ग को वो अपने साथ लेना चाह रहे हैं, और उस समीकरण की वजह से वहां पर कांग्रेस के लिए समस्याएं पैदा हो। जी कांग्रेस का या बीजेपी का? वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के गणित को, क्योंकि मुस्लिम और दलित वहां पर कांग्रेस के साथ में। फिर आता हूं आपके पास में भरत जी, झुंझुनू में क्या राजेंद्र गुड्डा आपका खेल बिगाड़ रहे हैं? देखिए झुंझुनू में अगर देखा जाए तो बृजेंद्र ओला जी 2013 से लगातार चुनाव जीतते आए हैं, और अभी लोकसभा में भी जिस हिसाब से हमने देखा कि उन्होंने चुनाव को जीता, हो सकता है कि राजेंद्र गुड्डा जी थोड़े बहुत वोट इधर उधर ले, लेकिन निश्चित तौर पर आप मानिएगा कि झुंझुनू जो बेल्ट है वहां से हम चुनाव जीतने आ जा रहे हैं। देवली उनियारा की मैं खुद आपको बता दूं, क्योंकि मैं लोकल ग्राउंड पर जाके आया हूं एआईसीसी प्रभारी के साथ। वहां पे जो नरेश मीणा जी के साथ भीड़ दिख रही है, वो भीड़ सारी की सारी लोकल नहीं है, वो सारी भीड़ बाहर की भीड़ है, वहां में से कोई वोटर नहीं है पूरे गांव के अंदर। कांग्रेस के केस नरेश मीणा भी वहां झुंझुनू में जैसे राजेंद्र गुड्डा आपका खेल बिगाड़ रहे हैं, वहां पर नरेश मीणा आपका खेल देवली उनियारा में खराब कर रहे हैं। और हमारी देखिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां जितनी भीड़ देखने को मिल रही है वो सब और सब उस विधानसभा के बाहर की भीड़ है। वहां पर केसी मीणा जी का समर्थन बहुत बेहतरीन है, वहां पर सभी जाति के लोग वहां पर कांग्रेस को वोट देने वाले, और ये जब चुनाव परिणाम 23 को आएगा तब सब जो आशंकाएं वो सब आशंकाएं दूर हो जाएंगी। खींवसर की भी है, एक मैं चाहता हूं एक टिप्पणी खींवसर पर भी कर दीजिए, क्योंकि खींवसर में भी आपके नेताओं का एक जो चुनाव लड़ने का तरीका देखने को मिल रहा है, या फिर जो जोश उमंग होनी चाहिए वो शुरुआत से ही खींवसर में नहीं दिखाई दे रही। आपने हथियार डाल दिए हैं क्या? नहीं, देखिए चुनाव लड़ने का जरूरी नहीं होता कि ढोल नगाड़ों के साथ और बयानबाजियों के साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आपको पता होगा नागौर में अगर मकराना के जो विधायक है गेसावत जी और मनोज मेघवाल जी, और वहां की जो लोकल लीडरशिप है जो नागौर के अंदर पकड़ रखती है, चाहे जातिवाद की बात की जाए, चाहे वहां के समीकरण की बात की जाए, वो ग्राउंड जीरो पर वहां पर काम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो जाकर जनता से नहीं मिलते हो। तो जब ये परिणाम आएंगे तब परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। मिर्जा परिवार था तो बीजेपी में चला गया, बिल्कुल हरियाणा की तरफ परिवार जो है वो वहीं से जोधपुर से ही बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक मैं नहीं देख पाया हूं कि दिव्या मदेना भी इतनी शिद्दत के साथ खींवसर के गलियों में घूमी हो। नहीं, देखिए मिर्जा परिवार को बार बार बीजेपी ने लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम हम सबने देखा, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि नागौर से भी जो मिलेगा मैं देखने को मिलेगा। जी ये कह रहे हैं कि परिणाम जब आएंगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल होंगे। वही हाल होगा जो हरियाणा में इनका हुआ था, जलेबे बट गए थे, ढोल बज रहे थे, और बाद में पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक डोटासरा जी को कैंसिल करनी पड़ी। खैर एनीवेज, बात यह है कि जहां तक मैं आपको कह रही हूँ जो विधानसभा है 7 में से 7 विधानसभा हम जीतने वाले हैं। दौसा के अंदर आप बात करें, जीतेंगे? देखिए खींवसर में कड़ी टक्कर है जो है, अब वहां पर कैसे जीतेंगे, या झुंझुनू के अंदर? हेमंत जी देखिए, हेमंत जी मैं आपको 2-3 बातें कहती हूँ। खींवसर के ऊपर अपन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक मार्केट होता है जिसको हम सट्टा मार्केट भी कहते हैं। जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ था उससे लेकर आज तक वो मेरा और आपका मार्केट नहीं होता, वो मार्केट होता है जहां पे जनता अपना पैसा लगाती है। और वहां पर जो जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से अगर आप भाजपा को देखेंगे और अगर आप हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है उसका अगर आप सट्टा मार्केट की तरफ से चल रही हैं तो आपको माफ कीजिए, हो सकता है कि सट्टा मार्केट जनता की नब्ज और जनता का रवैया तय नहीं करता है। वो एकमात्र हम एक झलक पा सकते हैं, नहीं करता है, मगर मैं आपको इंडिकेशंस बता रही हूँ जिसके बेसिस पर आपकी बात सही है, लेकिन बहुत बार सट्टा मार्केट अभी लोकसभा चुनाव में बहुत जगह ऐसा हुआ, मैं तो खुद गया हुआ था,
तो फलोदी वहां का से सत्ता लेकर मार्केट आज भी तक फ्लॉप हुआ कंसिस्टेंटली जी। नहीं, जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ है वहां से लेकर आज तक कंसिस्टेंटली वहां पर ना तो आरएलपी कहीं रेस में दिख रही है, ना कांग्रेस कहीं रेस में दिख रही है। वहां पर आज भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त पहले दिन से है, जो आज तक आशुतोष जी कायम अभी है, कह जो रहे बीच में कहीं थे भी कि डाइवर्ट नहीं हुई। 84 में तो बिल्कुल दूसरा जो है विषय बाप ये, हेमंत जी पार्टी। पहले मुझे कंप्लीट करने हाँ, दीजिए, कर हेमंत जी कंप्लीट जी, करने दीजिए। दूसरा विषय ये है कि जैसी इमेज आरएलपी की नागौर के खीवसर के अंदर विशेषकर बनी हुई है, लोग उससे त्रस्त आ चुके हैं। एक ही चीज जो है ना, अगर आप रोज रोज किसी को खाने में देंगे, गुंडागर्दी देंगे, बदतमीजी से बातचीत देंगे, तो जनता वहां से त्रस्त होती है। जनता को भी एक ऐसी जगह चाहिए, एक ऐसा ठिकाना चाहिए जो हमारे कैंडिडेट है, आप उनकी छवि को कंपेयर करिए उस घराने से जिस घराने ने आरएलपी में टिकट दिया है। इतनी स्वच्छ और साफ छवि का हम्बल अगर व्यक्ति वहां खड़ा होता है तो जनता भी जो है वो उसको चुनना चाहती है। तो ये आवाज जो है वो खीवसर की जनता की है। और आप देखिएगा खीवसर के अंदर जो मार्जिन है, मैं आपको कहती हूँ 30,000 से ज्यादा मार्जिन से वहां पे जीतने वाले हैं। खीवसर की मैं आपको रिपोर्ट ये बता रही हूँ। अपूर्वा जी के दावे कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दलों को अपने दावे करने का अधिकार है और दावे करने भी चाहिए। राजनीति में हार नहीं माननी चाहिए। मैं चिंतित इस बात से हूं कि कांग्रेस ने खीवसर को चुनाव होने से पहले क्यों छोड़ दिया। खीवसर में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन महज चुनाव लड़ने की औपचारिकता करके वहां मुझे लगता है कि तीसरे नंबर को अपने को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है। दोनों राजनीतिक दल अगर चुनाव में जाना है, चुनाव में लड़ना है, तो हार या जीत जो भी कुछ होगी, लेकिन लड़ाई कम से कम खीवसर में तो सीधा सीधा अभी क्या आपको भी वही लग रहा है कि सीधा सीधा मुकाबला हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के बीच ही सिमट कर रह गया, जहां हम पहले बात करते थे कि त्रिकोणीय होगा? देखिए हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बनाम आरएलपी की जगह वह मुकाबला ज्योति मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल हो गया है कि ज्योति मिर्धा की साख वहां इस बार दाव पर है कि क्या एक हारे हुए खिलाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी दाव लगा रही है या हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक भविष्य को जिंदा रख पाते हैं राजस्थान की राजनीति में। तो मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल बनाम ज्योति मिर्धा ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी बनाम आरएलपी होने की जगह। हालांकि दौसा में मुझे लगता है कि भारतीय जी आप आ जाऊंगा दोस्त पर। अपूर्वा जी एक छोटी सी टिप्पणी। अपूर्वा जी वो कह रहे हैं कि आरएलपी बनाम बीजेपी से ज्यादा हनुमान बनाम जो है वो वहां पर ज्योति मिर्धा का मुकाबला है। देखिए, ज्योति मिर्धा जी जो हैं वो हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अगर उनका भी फेस उसके अंदर, देखिए वैसे भारतीय जनता पार्टी केवल विकास को अपना चेहरा बनाकर चलती है, ज्योति मिर्धा जी भी विकास के उस चेहरे की एक उप चेहरा हो सकती है, मगर केवल वही प्रोसीड कर रही है ऐसा नहीं है। वहां पे बहुत सारे फैक्टर हैं, हमारी योजनाएं फैक्टर हैं, हमारे विकास का मुद्दा फैक्टर है, हमारे कैंडिडेट का बहुत सरल और सहज स्वभाव फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आरएलपी ने जिस परिवार का टिकट दिया है उनके लिए जो वहां पर एक मैं कहती हूं कि नाराजगी है उनके प्रति, जो जनता वहां पे उनकी गुंडागर्दी से त्रस्त है, तो उसको एक खिलाफ जो है ये वोट पड़ने वाला है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि पहले ही आपने लूज कर दिया है खीवसर का, तो सबको उम्मीद थी कि कम से कम आप लड़ेंगे। नहीं, देखिए हेमंत जी, मैं आपको पुनः ये बात कह रहा हूं कि जरूरी नहीं होता कि ढोल नगाड़े या सोशल मीडिया पे रील्स चलाकर चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव लड़ने की अपनी एक कला होती है और वहां पर मैं बिल्कुल खुद वहां पर देख के आऊं कि किस तरीके से वहां पर जाके बाकी जगह तो रील्स चला रहे हैं ना, अपनी एक स्ट्रेटेजी, में आपको एतराज क्यों हो गया ढोल नगाड़ों और रील्स से? सबकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, कोई कैसे चुनाव लड़ता है, कोई कैसे चुनाव लड़ता है। लेकिन मैं आपसे निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि इस बार का जो चुनाव है वो इस सरकार के लेके झुके के ऊपर चुनाव है और सरकार का जो कार्य है उस पर मोहर लगेगी। और बिल्कुल विकास का नाम लिया गया है, लेकिन विकास किया क्या ये काम बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, विकास का नाम लिया लेकिन विकास का करा नहीं है। देखिए, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की जो बात होती है वो अकस्मात निकल ही जाती है और वो निकल ही गई। उम्मीद करेंगे थोड़ा जनता क्या डिसाइड करती है वो भी बहुत मायने रखता है। लेकिन आशुतोष जी बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में इन चुनाव को आप क्या कहना? लेकिन विकास देखिए, निश्चित जी जैसे मैंने अभी बात शुरू करने से पहले कहा था कि कास्ट इक्वेशंस ने सारा कुछ ग्राउंड की पोजीशंस को काफी हद तक बदला है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर शायद ये फैक्टर कुछ और हद तक बदलेंगे, लेकिन लगभग एक पिक्चर है वो हमको अब नजर आने लगी। बिल्कुल, लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर जनता अपना रुझान कैसे और किनको देती है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जहां बीजेपी अपने काम को लेकर जनता के बीच में है, तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार की खामियां जनता के बीच में ले जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को करना है।